नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ईवीएम को हैक करके और बदलकर 14 सीटें जीती हैं। जो सीटें भाजपा जीती है उनका मैसेज हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया के पास चुनाव नतीजों से पहले ही 8 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे आ गया था। मैसेज में हरियाणा चुनाव के नतीजों से पहले ही रिजल्ट को लेकर सटीक भविष्यवाणी की गई थी। दीपक बाबरिया को मिले मैसेज में जितनी सीटें बताई गई थीं उतनी सीटें बीजेपी जीती और वही सीटें जीती जिनका जिक्र किया गया था। मैसेज में कहा गया था कि 14 विधानसभा सीटों की ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी। उदय भान ने बताया कि 3 मैसेज दीपक बाबरिया को मिले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से हमें ये मैसेज 9 अक्टूबर को मिले। अगर दीपक बाबरिया को मिले मैसेज हमें 8 अक्टूबर की सुबह मिल जाते तो हम नतीजों से पहले ही साजिश का भंडाफोड़ कर देते। उदय भान ने आरोप लगाया कि ईवीएम हैक होने के कारण ही 14 सीट कांग्रेस हारी है। उदय भान ने कहा कि इस मैसेज को जिस व्यक्ति ने भेजा है उसे दीपक बाबरिया अच्छे से जानते हैं। उदय भान ने कहा कि दीपक बाबरिया को आशंका है कि अगर वो उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसको खतरा हो सकता है, इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस शख्स ने यह मैसेज भेजा है वो दीपक बाबरिया का इन्फॉर्मर है और वो बीजेपी के अंदर का ही एक शख्स है। जिसके बाद अब लोग कहने लगे हैं कि महाराष्ट्र में भी क्या ऐसा ही होने वाला है, तो फिर नतीजों की क्या ही इंतजार करें। खबर ने हड़कंप मचा रखा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा के नेता अभी तक रुके क्यों रहे, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से पहले ही ये खबर क्यों प्रचारित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उदय भान ने हरियाणा के नतीजों में धांधली की बात कहते हुए कहा कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक तरफा माहौल है और वहां हमारी सरकार बननी चाहिए, लेकिन अगर वहां भी हार हुई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। उदय भान ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस अब कोर्ट जाएगी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जल्द हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। एग्जिट पोल आने के बाद नेताओं की बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो गया है। ऐसे में हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस के ईवीएम हैकिंग वाले बयान पर तंज कसा। बता दें, कांग्रेस ने एक बार फिर हरियाणा में 14 सीटों पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है और आज पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। इस पर हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि ईवीएम कांग्रेस के जीने का सहारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईवीएम का नाम लेकर रोती रहेगी क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। ये तो हर चुनाव में होता है, जब भी कांग्रेस हारती है तो ईवीएम के नाम पर रोती रहती है। कल अधिकतर एग्जिट पोल ने बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को जीतते हुए महाराष्ट्र में बताया या बढ़त दिखाई। 7 एग्जिट पोल में से 5 में महायुति को तो 2 में एमवीओ को बढ़त दिखाई और अब एक्सिस माय इंडिया ने एग्जिट पोल जारी किया है जिसमें महायुति को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई है। महायुति 178 से 200 सीटें ला सकती है और महाविकास आघाड़ी 82 से 110 सीटें ला सकती है और अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें आ सकती हैं। हालांकि एक्सिस माय इंडिया पिछले काफी टाइम से लगातार गलत साबित हुआ रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रदीप गुप्ता को इंडिया टुडे में रोते हुए भी देखा गया था। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का बड़ा आरोप लगा है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला।
सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। शेयर बाजार गुरुवार को लाल निशान पर बंद हुआ। अरबपति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में आए भूचाल का असर पूरे कारोबारी दिन मार्केट में देखने को मिला। इसके चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 422 अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 171 अंक फिसल कर क्लोज हुआ। बाजार में गिरावट के बीच गौतम अडानी के शेयर मार्केट में लिस्टेड 9 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। अडानी ग्रुप के शेयर गिरावट के साथ क्लोज हुए। इसके साथ ही अडानी ग्रुप का मार्केट कैप एक झटके में करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया। अमेरिका से खबर आने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई खुलासे किए। अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर विवादों में घिरे गौतम को लेकर राहुल ने कहा कि अमेरिका की एजेंसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, लेकिन भारत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अडानी से साठगांठ का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी सरकार अडानी को बचाएगी। अमेरिकी जांच एजेंसी ने कहा है कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अडानी अभी जेल के बाहर क्यों हैं? अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी के साथ साथ माधवी बुच का भी नाम लिया। उन्होंने माधवी बुच पर कई तरह के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि माधवी बुच को पद से हटाना चाहिए, वो अडानी को बचा रही हैं। उन्होंने एक मामले की जांच सही से नहीं की, माधवी बुच की भी जांच होनी चाहिए। अडानी की कंपनी से उनके हित जुड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक पीएम मोदी और गौतम अडानी एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि सरकार अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अडानी अंदर जाएंगे तो पीएम मोदी भी जाएंगे। बीजेपी की फंडिंग अडानी से जुड़ी है। राहुल गांधी जब अडानी के मुद्दे पर गंभीरता से बोल रहे थे, उसी वक्त एक रिपोर्टर अडानी के मुद्दे को छोड़कर हरियाणा पर विपक्ष के नेता को लेकर सवाल पूछने लगा, जिसके बाद सबकी हंसी छूट गई। राहुल भी हंसने लगे। राहुल ने फिर हंसते हुए कहा कि अडानी छोड़ो, हरियाणा लाओ। अडानी पर बात नहीं करके हरियाणा चुनाव का एनालिसिस करते हैं। राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कहीं और हंसते हुए कहीं। फिर राहुल वापस से अडानी के मुद्दे पर आए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के फ्यूचर को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये जो नेक्सस है वो देश के लिए खतरनाक है, ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, विकास के लिए खतरनाक है, बहुत नुकसान होगा। राहुल ने कहा कि अडानी को अरेस्ट किया जाए, उनकी जांच हो। राहुल गांधी ने कहा कि धीरे धीरे हम और लोगों को एक्सपोज करेंगे। बुच को तो कर दिया है, फिर भारत जानेगा कि किन लोगों ने भारत को हाईजैक कर रखा है। गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप तय किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की और ये कहा कि गौतम अडानी को पीएम मोदी का संरक्षण मिला हुआ है। हालांकि बीजेपी ने अब इस पर जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि चंद नाम और तरीका उनके पास है, उसी तरह से वो यानी राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी और बीजेपी पर आक्षेप लगाने की कोशिश करते हैं। समित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं जैसे कितना बड़ी बात कर रहे हों। 2019 में वो तो रफाल को लेकर इसी तरह से प्रकट हुए थे। कोविड के समय भी वैक्सीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो राहुल गांधी का यही तरीका है और भारत और इसे बचाने वालों पर हमला करने का। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक कंपनी को लेकर अमेरिका में केस चल रहा है। हमारा साफ मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी से जुड़े केस का मामला है, कंपनी उस पर अपना पक्ष रखेगी और अपना बचाव खुद करेगी। समित पात्रा ने बयान दिया, ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 तक का है। इस दौरान भारत के 4 राज्यों में ये मामला आया था। आरोपों के अनुसार छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा का नाम इसमें सामने आता है। इनका नाम अमेरिका में भी सामने आता है। इन राज्यों में उस समय बीजेपी या उसके समर्थन वाली कोई भी सरकार नहीं थी। समित पात्रा बोले, राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। राहुल जी, एक बात सुन लीजिए, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। अडानी ग्रुप ने अमेरिका में गौतम अडानी पर तय किए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। अडानी ग्रुप की तरफ से जारी बयान में अमेरिकी आरोपों को आधारहीन बताया गया है। बयान में अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी न्याय मंत्रालय और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने
अडानी ग्रीन के निदेशकों पर जो आरोप लगाए हैं वो आधारहीन हैं और हम उसको खारिज करते हैं। इस बयान में कहा गया है कि अभियोग में लगाए गए आरोप जब तक साबित नहीं होते हैं तब तक उन्हें बेकसूर माना जाएगा। समूह ने मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात भी कही है। बता दें, बुधवार को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज किया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और उस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे रिश्वत के आरोपों के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने लिखा है कि कांग्रेस ऐसे आरोप जनवरी 2023 तक लगा रही है और गौतम अडानी से जुड़े मामलों पर जेपीसी की मांग कर रही है। अब न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा गौतम एस अडानी, सागर आर अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोपों से अडानी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में और अधिक चौंकाने वाले विवरण सामने आए। इससे कहा गया है कि उन्होंने 2020 और 2024 के बीच भारत सरकार के अधिकारियों को $250 मिलियन यानी 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी। रिश्वत का भुगतान भारत सरकार के सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिससे टैक्स के बाद $2 बिलियन यानी 16,800 करोड़ रुपए से अधिक मुनाफा होने का अनुमान था। इसमें आरोप लगाया गया है कि कई मौकों पर गौतम एस अडानी ने रिश्वत की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की और इसका इलेक्ट्रॉनिक और सेलुलर फोन सबूत होने का दावा किया गया है। ये सब प्रधानमंत्री के स्पष्ट संरक्षण और कुछ नहीं होगा वाली सोच के साथ की गई धोखाधड़ी और अपराधों के एक लंबे रिकॉर्ड के अनुरूप है। तथ्य ये है कि अडानी की उचित जांच करने के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया गया। इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय संस्थानों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है और कैसे लालची और सत्ता के भूखे नेताओं ने दशकों के संस्थागत विकास को बर्बाद कर दिया है। इस खुलासे के बाद सेबी की नाकामी भी एक बार फिर से सामने आती है, जो अडानी ग्रुप द्वारा प्रतिभूतियों और अन्य कानून के उल्लंघन की जांच कर रहा है और ग्रुप को उसके निवेश के स्रोत, शेयर कंपनियों आदि के लिए जिम्मेदार ठहराने में पूरी तरह से विफल रहा। जयराम रमेश ने कहा कि आगे का सही रास्ता यही है कि अडानी महाघोटाले में कानून के उल्लंघनों की जांच को पूरा करने के लिए एक नए विश्वसनीय सेबी प्रमुख को नियुक्त किया जाए और इसकी पूरी जांच के लिए तुरंत एक जेपीसी का गठन किया जाए। अडानी की खबर ने मोदी और अडानी की जोड़ी को फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। विपक्ष तो हमला कर ही रहा है। इस बीच बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अडानी की खबर को शेयर किया है और मोदी पर निशाना साधा। स्वामी ने कहा कि मोदी के लिए संन्यास लेने या उन्हें फंसाए जाने का समय आ गया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अडानी वाले मामले पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी पर 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगाया है। ये रकम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के फायदे के लिए बाजार की कीमतों से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने के लिए भारतीय अधिकारियों को दिया गया। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अडानी भूल गए कि अमेरिका में मोदी का शासन नहीं है, जहां वो ईडी, सेबी और सीबीआई से आसानी से बच सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट आया है। कट ऑफ जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फिर चर्चा में बनी हुई है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं और बीजेपी सरकारों पर निशाना साध रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कट ऑफ शेयर किया है और कहा कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट कट ऑफ एक बार फिर इतिहास रचती हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है। ओबीसी की कट ऑफ है 198.99 यानी 199। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 187.31। उनका कहना है कि संविधान में दिए गए प्रतिनिधित्व की संकल्पना के खिलाफ ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ वही लोग लेते हैं जो दलितों, पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण पर चुटकुले बनाते हैं। कहाँ चली गई मेरिट? लोगों का कहना है कि यानी कोई यादव, पटेल, कुशवाहा या मौर्य 199 पर सिलेक्ट होगा तो कोई ब्राह्मण, राजपूत या बनिया जो ईडब्ल्यूएस में है वो 187 नंबर पर सिलेक्ट हो जाएगा। उनका कहना है कि आज जो आरक्षण ये सब जातियां ले रही हैं उससे ज्यादा फायदा आपको मिल रहा है, तो अब तो आरक्षण को कोसना बंद कर दो। ये कहाँ का न्याय है कि आरक्षण लेकर कम नंबर से सिलेक्ट भी होना है और आरक्षण को गरियाना भी है। कुछ का कहना है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से भी कम गया है, इस पर कोई अपनी आपत्ति नहीं दर्ज कराएगा। ओबीसी वाले साथी, अभी भी वक्त है,
जाग जाइए, नहीं तो बटेंगे तो ऐसे ही कटेंगे। कुछ का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण देश के संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए ही बनाया गया है। ऐसा स्पष्ट होता है क्योंकि अगर गरीबों के लिए ही होता तो सभी वर्गों का ईडब्ल्यूएस कोटा में स्थान होता। और तो और SC, ST, OBC का बैकलॉग अभी भरा नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग निकाला भी गया और भर भी दिया गया। कैसे, इसका कोई जवाब नहीं। कल यानी 20 नवंबर के दिन उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए गए। अब जब वोटिंग हो चुकी है और सभी को 23 नवंबर के दिन आने वाले चुनावी नतीजों का इंतजार है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी मांग कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ में चुनाव रद्द करवाकर दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग की है। सपा की तरफ से कहा गया है कि वोटिंग के दौरान सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अभी भी बरकरार है। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने गुरुवार को किए ताजा हमलों में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का इस्तेमाल किया है। युद्ध को 33 महीने हो गए हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस ने इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया है। जानकारी के मुताबिक रूस की ओर से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन के मध्य पूर्वी शहर दिनप्रो में मौजूद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि मिसाइल ने कितना नुकसान पहुंचाया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।